आप सबको सादर नमस्कार। आप सबको सादर नमस्कार। कल सुबह से अपनी 2 दिन की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा ये प्रारंभ हुई थी। 3 वर्ष के बाद अपना जो ये प्रतिनिधि सभा का क्रम रहता है, आफ्टर एवरी 3 ईयर्स, संघ के कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार, संविधान के अनुसार हमारी एक इलेक्शन की प्रोसेस रहता है। उसमें सारे देश में 50 एक्टिव काउंसिलर्स, इसके ऊपर एक शाखा प्रतिनिधि होता है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ शाखा। ऑन एवरी 40 शाखा रिप्रेजेंटेटिव देयर इज वन ऑल इंडिया रिप्रेजेंटेटिव, अखिल भारतीय प्रतिनिधि। तो ऐसे सारे अखिल भारतीय प्रतिनिधि यहां पर एकत्र होते हैं, अपने अपने क्षेत्र में जिला संघचालक, विभाग संघचालक, प्रांत संघचालक का निर्वाचन करते हैं, और फिर ऑल इंडिया रिप्रेजेंटेटिव जो रहता है अखिल भारतीय प्रतिनिधि, ये अपने क्षेत्र संघचालक और फिर रिप्रेजेंटेटिव जो रहता है का निर्वाचन करते हैं, ये अपने क्षेत्र संघचालक और फिर सर कार्यवाह का निर्वाचन करते हैं। ये हमारी जो सारी निर्वाचन की प्रक्रिया होती है, ये सारा इलेक्शन का जो प्रोसेस है, ये आज पूरा हुआ है। एवरी 3 ईयर्स संघ के संविधान बनने के बाद से, जब से ये हमने व्यवस्था लागू की है, हमेशा ये नियमित क्रम चला है। तो एवरी 3 ईयर्स ऐसा ये प्रोसेस होता है। वो प्रोसेस आज पूरा हुआ और अपने 12 वर्षों से जो सरकार्यवाह थे माननीय भैयाजी जोशी, उन्होंने इच्छा प्रकट की कि काफी मेरी आयु भी हो गई है और लंबा समय भी इस कालखंड में हो गया, तो आने वाले समय में संघ के कार्य के संचालन के लिए, नेतृत्व के लिए और अधिक युवा देश भर में घूमने वाले ऐसे सरकार्यवाह चुने और मुझे इस दायित्व से मुक्त करें, ऐसा उन्होंने अनुरोध किया था। उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, वैसे ऐसी कोई घटना ही नहीं है, लेकिन संघ तो टीम वर्किंग से चलता है, इसलिए दायित्वों का परिवर्तन होता है। उनके इस अनुरोध को सब प्रतिनिधियों ने स्वीकार किया और उसके बाद आज और जब सारी प्रक्रिया चली तो माननीय दत्ता जी के नाम का अनुरोध प्रस्तावना हुई और सब लोगों ने उसका अनुमोदन किया। सर्वसम्मति से श्री दत्तात्रेय जी हौसबोले अगले 3 वर्षों के लिए अपने सर कार्यवाह के नाते निर्वाचित हुए हैं। उनका मैं थोड़ा सा परिचय आप सबसे करा देता हूं। वैसे बेंगलोर, कर्नाटक के लोग, सब लोग अच्छे से पहले से उनको जानते ही हैं। 1954 में उनका जन्म हुआ था। फैमिली बैकग्राउंड संघ की है। एक सिंपल सी फैमिली में शिवमोगा जिले में कोसामले जो गांव है, उसमें उनका जन्म हुआ। 7 भाई बहन है, 3 भाई और 4 बहनें। और बचपन में ही आप संघ के सदस्य बने 1968 में। 1972 में विद्यार्थी परिषद के भी संपर्क में आए। यही बेंगलुरु में पढ़ाई के दौरान, इमरजेंसी के समय, ड्यूरिंग इमरजेंसी, आपातकाल के समय आप जेल में भी गए। मीसा में बहुत छोटी आयु में, मीसा में जो जेलबंदी होंगे उनमें आप एक हैं, लेकिन पढ़ाई का क्रम अपना जारी रखा। 1978 में फिर आपने MA इंग्लिश बेंगलुरु यूनिवर्सिटी से किया और उसके बाद विद्यार्थी परिषद के पूर्णकालिक प्रचारक इस रूप में 78 से अभी तक आप इस दायित्व को, इस जीवन को निभा रहे हैं। प्रारंभ में आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रांत संगठन मंत्री, क्षेत्र संगठन मंत्री, अखिल भारतीय महामंत्री, अखिल भारतीय संगठन मंत्री। 1992 से 2003 तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के आप ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, अखिल भारतीय संगठन मंत्री रहे। 2003 to 2009 आप संघ के सीधे संघ प्रत्यक्ष कार्य में फिर दोबारा से जुड़े और अखिल भारतीय सह बौद्धिक प्रमुख के नाते आपके पास दायित्व आया। और आफ्टर 2009 अखिल भारतीय सह सर कार्यवाह के रूप में आपका देश भर में संघ के सारे काम के लिए भ्रमण ये होता है। बहुत सारे अन्य काम भी इस सारे कालखंड में, नई नई डायमेंशन विद्यार्थी परिषद की, संघ के नाते भी ऐसे करने का मौका मिला उनको।
विद्यार्थी परिषद का काम करते करते ध्यान में आया कि बहुत बड़ी संख्या में विश्व के अन्य देशों के विद्यार्थी भी यहां पढ़ते हैं, तो उनमें भी काम खड़ा होना चाहिए। तो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टूडेंट एंड यूथ फॉर 20 ईयर्स आप उसके जनरल सेक्रेटरी भी रहे बोसी के, और आप उसके एक संस्थापक महामंत्री के रूप में भी उसके फाउंडिंग उस रहे। अपने कन्नड़ में पत्रिका निकलती है असीमा, उस असीमा पत्रिका के जो मंथली पत्रिका है उसके आप फाउंडिंग एडिटर भी रहे। अनेक भाषाओं के धनी है, उसमें उनकी पारंगता है बातचीत में, बाकी सब में, विषय रखने में, कन्नड़, हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, ऐसी अनेक भाषाएं इनके वो जानकार है। विश्व के बहुत सारे देशों में उनका प्रवास हुआ है, और जो उनको निकट से जानते हैं उन सबको ध्यान में समसामयिक विषयों पर, साहित्य आदि पर उनका लेखन भी चलता है। आने वाले 3 वर्ष तक वो अपने सरकार्यवाही इस नाते निर्वाचित हुए हैं। अभी आप सबके सम्मुख बातचीत के लिए ये उनकी एक ऐसे ऑफिशियल सरकार्यवाही की पत्रकार वार्ता नहीं है, वो बाद में करेंगे, लेकिन सरकार्यवाही के नाते पहली बार आप हम सबसे बातचीत करने वाले हैं, इस बैठक के संदर्भ में करेंगे। इस बैठक में गत 3 वर्ष की हमने समीक्षा भी की है, आने वाले 3 वर्ष का विचार भी किया है, और सामाजिक सांस्कृतिक विषयों पर हमने कुछ प्रस्ताव भी पारित हुए हैं। और ऐसे सारे विषयों की जानकारी माननीय दत्ता जी आप सबके सम्मुख रखेंगे, और फिर इस समय के तत्काल के कुछ महत्व के विषय आपको लगेंगे तो उन प्रश्नों पर भी आप उत्तर ये देंगे। मैं माननीय दत्ता जी से अनुरोध करता हूं कि इस पत्रकार वार्ता में वो अपनी विषय को प्रस्तुत करें। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ। ಕನ್ನಡ ನನ್ನ ಮಾತೃಭಾಷೆ। ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸಭಾ ಹೆಸರಿನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚುನಾವಣೆ ವರ್ಷ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ನಾಗ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಕೊರೋನಾ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ನಡೀಬೇಕಾದಂತ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸಭಾ ಇದೇ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ನಡೀಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ। ಈ ವರ್ಷ ಕಡಿಮೆ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನಂಬರ್ ವಿತ್ ಆಲ್ SOPs ದಿ प्रतिनिधि सभा is being held and it is coming to an end this evening। जैसे अभी मेरे सहयोगी श्री अनंत कुमार जी ने कहा, अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा के 3 वर्ष के निर्वाचन के बाद मेरे पास नए दायित्व आया है। मैं आप सबकी शुभकामनाएं और सहयोग भी चाहता हूं, कामना करता हूं, और संघ के कार्य समाज में आज अपरिचित नहीं है। देश विदेशों में संघ के बारे में जिज्ञासा है, प्रशंसा भी है, कुछ प्रश्न भी होंगे, सहयोग भी है, और संघ के कार्य के स्वागत भी सर्वदूर है। यह हम लोगों को प्रतिदिन का अनुभव है। समाज में प्रतिष्ठित व्यक्तियों से लेकर सर्वसामान्य व्यक्ति तक संघ कार्य और स्वयंसेवकों के कार्य के संदर्भ में उनके उद्गार, उनके स्वागत और जो स्नेह और आत्मीयता के साथ सहयोग देते हैं, इसका हम भरपूर अनुभव करते हैं। पिछले वर्ष यानी अभी जो चालू वर्ष है, इसमें कोरोना के कारण जो संघ के कार्य में कुछ बाधा आई, यानी नित्य शाखा नहीं चला सकी। लॉकडाउन के पीरियड में शाखा स्वर being held in a different, because in open ground, having swayamsevaks from different families and different localities, to assemble them in one ground was impossible, was not advisable,
each and every citizen of this country was expected to follow all the regulations and SOPs which were in operation during the trying period of COVID-19. Naturally, संघ के कार्य के एक नया आयाम हम लोगों को ध्यान में आया। घर में रहकर भी संघ के नित्य के कार्य करने के यानी कार्यकर्तापन को, स्वयं सेवकत्व को जागृत रखने का, क्रियाशील रखने का कार्य स्वयं सेवकों ने देश भर में किए। लेकिन सामाजिक दायित्व को भी उन्होंने निभाया। परसों डॉक्टर मनमोहन वैद्य जी ने आपके सम्मुख इस विषय के संदर्भ में उन्होंने कहा ही है, स्वयं सेवकों ने इस महामारी के संकट में समाज की सेवा भी की, समाज के सहयोग के साथ सबकी सेवा की। लाखों करोड़ों की संख्या में लोगों तक का दैनंदिन जीवन की आवश्यकताओं को पहुंचाने की है, दवा है, अन्य वस्तुएं हैं, इसको पहुंचाने का कार्य स्वयंसेवकों ने किया। समाज के धन्यवाद तो हम नहीं चाहते, ये समाज के ऋण चुकाने का एक सेवा करने की मौका जब मिला, स्वयंसेवक कभी पीछे हटे नहीं है। उस दौरान में भी विशाखापट्टनम में या और कहीं और भी कुछ दुर्घटना हुई, कहीं हाईलेक हुआ, कहीं बाढ़ आई, तो उस समय भी स्वयंसेवकों ने कार्य किया। तो इसके विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा। हमने एक प्रस्ताव भी पारित किए हैं। The resolution puts on record its high appreciation, Akhil Bharatiya Pratim Sabha's appreciation of the entire society of this country, entire nation. During this period, the government and all the governments, to the maximum possible extent, they have tried to do their best. Anybody can find mistakes here and there. But in a trying period, a nation has to stand as one. And that has been the history in the different parts of the world during a crisis. Maybe world wars, maybe natural calamities. A nation has to stand as one in order to fight against such calamities. A pandemic was one such. तो इसलिए पूरे भारत एकजुट होकर खड़ा रहा और इस महामारी के संकट को सामना करने में अद्भुत सफलता। मैं ये नहीं कह सकता कि पूर्ण रूप से हो गया, क्योंकि अभी भी the pandemic is the fear is lurking everywhere. Every day some cases are being reported, but to a great extent the nation has shown its innate strength, its power, its adaptability, its concern. तो इसलिए भारत के लोग इस ट्राइंग पीरियड में, इस हार्डशिप में स्वावलंबी बनकर रहने का प्रयत्न किया। तो इसलिए पीपीई वेंटिलेटर्स बनाने में हम कामयाब रहे, दवा बनाए, केवल अपने देश के लिए नहीं दूसरे देशों के लिए भी देने लायक हमने बनाया। और बहुत लोगों का कष्ट हुआ, खास करके डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिक्स, सिक्योरिटी पर्सनल, पुलिस, सफाई कर्मचारी, sanitation workers, people who are responsible for reaching the
daily needs goods even to the remote areas, रेलवे ट्रांसपोर्ट, ट्रक ट्रांसपोर्ट, ये सब लोगों ने इस दौरान अन्य देशों के यदि हम देखेंगे तो भारत जैसे देश में इसका जो उन्होंने किया, इसको एक प्रेरणा के नाते हमें हमेशा के लिए लेना पड़ेगा। आई एम श्योर, आई एम कॉन्फिडेंट द फ्यूचर जनरेशंस विल टेक दिस पीरियड एज वन ऑफ द इंस्पायरिंग पीरियड to show, to prove that this nation can stand any hardship, any misery and come out victoriously. That's why this period has to be documented in such a way. It is not one organization. It is not any one government or its decision. It is not one person or some campaign or movement. Throughout the length and breadth of this country, this has happened. That's why the Akhil Bharatiya Pratinithi Sabha found it necessary to put it on record that this nation has exemplarily showed this grit and innate strength. तो इसलिए मैं इसके लंबा नहीं करूंगा, इतना ही है। यह अभी जो महामारी के संकट है अभी भी है, इसलिए समय समय पर शासन से, प्रशासन से आने वाली सूचनाओं के पालन करने की आवश्यकता भी उतना ही है। इसलिए हमने भी इस प्रतिनिधि सभा में केवल 1/3 से कम लोगों को यहां हमने बुलाया है। 2/3 से अधिक लोग अपने अपने जगह पर ऑनलाइन में पार्टिसिपेट किए इस प्रतिनिधि सभा। इसलिए हर प्रकार की तैयारी, पूर्व तैयारी करके ही हमने इस विषय को यहां सोचा और हमारी इच्छा है देश के लोग इसी प्रकार करेंगे और आगे भी आवश्यकता अनुसार जो सेवा कार्य करने की यदि नौबत आई तो हम जरूर करें। ऐसे संकट से जल्दी देश और दुनिया मुक्त हो, यह आशा हम करते हैं। और हमने इस रेजोल्यूशन में समाज के सभी वर्गों के यथासंभव उल्लेख करते हुए हमने ये कहा है। तो ऐसे हमने भारत ने एज ए नेशन दुनिया के सामने एक वसुधैव कुटुंबकम के अपनी परंपरा को स्थापित फिर से एक बार दर्शाया है। और पहले HCL, पैरासिटामोल ऐसी दवा के हो, अभी वैक्सीन के हो, इन चीजों को अनेकों देशों के लिए हमने आपूर्ति किए, सप्लाई किए। इसके लिए दुनिया ने भारत की प्रशंसा भी की। इसलिए हम अपनी सेवा किए, मानवता के सेवा में इसी प्रकार भारत हमेशा आगे बढ़ेगा। इतना ही इस प्रस्ताव में हमने कहा है। दूसरे और एक प्रस्ताव हमने पारित किए हैं। अभी अभी एक बड़ा संपर्क अभियान समाप्त हुआ। पिछले वर्ष के 5 अगस्त को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भारत के माननीय प्रधानमंत्री, संघ के पूजनीय सरसंघ चालक थे और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के सभी न्यासी मंडल और ट्रस्टीज एंड saints, seers, sages of various sects of this country during the period of Corona, maintaining all the necessary rules and regulations and restrictions which were prescribed by the administration, that sacred ritual was performed. Crores and crores of people, not only in this country, all over the world, have witnessed that through electronic media, and many could participate within the restrictions. वह एक नए भारत के निर्माण के स्वर्णिम पृष्ठ का एक अध्याय का प्रारंभ किया है। उसके बाद तीर्थ क्षेत्र न्यास ने इस मंदिर के निर्माण के लिए स्वाभाविक रूप से उसके लिए धन संग्रह, धन इकट्ठा करना था।
तीर्थ क्षेत्र न्यास ने जो अपनी बैठक में, उनकी मीटिंग में उन्होंने इस विषय को कहा, तो अनुरोध हुआ हम अपने सहयोग हम दे सकते हैं, अपनी भूमिका हम भी निभा सकते हैं, क्योंकि इस पूरे आंदोलन में, राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के आंदोलन में 1980 से लेकर अभी तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने धर्माचार्यों के विषय दिवस जो आंदोलन था उसमें पूर्ण सहयोग से हम भाग लिए। इसलिए इसको मंजिल तक पहुंचाने का कार्य, इसमें भी हम सहयोग करने के लिए तैयार है, ऐसे हमने भी कहा। उस प्रकार तीर्थ क्षेत्र न्यास ने पूरे देश में एक धन संग्रह के लिए अभियान किया। उनके साथ बैठकर जो कमेटी बनी उसमें उन्होंने विचार करके मकर संक्रांति जनवरी 15 से माघ पूर्णिमा 27 फरवरी तक 44 डेज के एक अभियान चला। इस अभियान में पूरे देश में संघ के स्वयंसेवक और समाज के, मैं ये कहूंगा समाज के लोगों के उत्साह और सहयोग, it was historic, unprecedented, because it's a world history insofar as an outreach program for a cause of this kind. एक मंदिर का निर्माण था, उस मंदिर के निर्माण के लिए लोगों ने जिस प्रकार सहयोग दिया, nearly 12 crore families have been contacted. 5.5 lakh villages and towns and cities. Total number of places 5.5 lakhs. So this is itself the history, it's a record. But it all went on very smoothly. संघ के कार्यकर्ताओं ने पूरे देश में घर घर में गए। किसी कारण से स्वयंसेवक और कार्यकर्ता किसी मोहल्ले में किसी कारण से नहीं भी गए, नहीं सके, बिकॉज ऑफ प्रैक्टिकल रीजंस, वहां के लोगों ने संपर्क करके बुलाया और हमने विचार भी किया है। इस सहयोग की जो मिला है समाज का, वह भावना श्री राम के साथ भारत के भूमि पर रहने वाले लोग किस प्रकार जुड़े हैं, यह अपने आप स्वयं सिद्ध हो गया। फिर से एक बार, पुनः एक बार। इसलिए राम मंदिर निर्माण के साथ लोग जुड़े हैं दूर दूर से। जीवन में कभी अयोध्या में गए नहीं और जाएंगे भी नहीं, ऐसे लोगों ने भी। और एक एक जो संस्मरण है, घटनाएं हैं, उसके बारे में हमने यहां थोड़ा सुना है अपने बैठक में। अद्भुत है। हमने तो ये विचार किया है उसी के का पब्लिकेशन लाएंगे। The richest persons in the society to the poorest are the ordinary people, most ordinary people. किस प्रकार से उन्होंने सहयोग दिया, एक। और स्वयंसेवकों ने भी इतने व्यापक रूप से समाज के सहयोग से, कई जगह पर स्वयंसेवक नहीं है, कई विलेजेस में, कई एरिया में, वहां लोग स्वयं आकर इस कार्य के लिए वो समय दिए। तो ऐसे एक अद्भुत कार्य हुआ है। तो इस कारण से बहुत व्यापक संपर्क भी हुआ है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ will be completing its 100 years of national service in the year 2025। तो आने वाले 3 साल में हमने विचार किया है भारत में संघ कार्य को हर मंडल तक पहुंचाना चाहिए। तो अभी अपना जो कार्य है पिछले वर्षों में थोड़ा सा जो कोरोना पीरियड के लॉकडाउन के कारण संघ की प्रत्यक्ष शाखा नहीं लग सकी। दीपावली तक का लगभग ऐसी स्थिति थी। आफ्टर द मंथ ऑफ नवंबर वी हैव restarted our regular shakas in various places wherever situation was conducive, where restrictions were not there। उस प्रकार जहां जहां उस प्रकार कर सकते थे with all the necessary
लिमिटेशन नेसेसरी एसओपीज एक्सेट्रा फॉलोड। अभी हमारे कुल स्थान जो है वो अराउंड 34,569 प्लेसेस में संघ की शाखा है। इसके अतिरिक्त 18,500 प्लेसेस वी आर हैविंग अ वीकली असेंबलीज। तो इसलिए इतने स्थानों पर अभी संघ के कार्य है। और शाखाएं जो है डेली शाखा 55,652 55,652 और वीकली जो असेंबलीज हैं जिनको हम साप्ताहिक मिलन कहते हैं वो 18,553 है। तो पिछले मार्च से हम रीगेन जो किए हैं नियरली 90% है। अभी 10% पिछले मार्च से हम उसके पीछे हैं, कम है, क्योंकि कॉलेजेस एंड स्कूल्स आर नॉट रनिंग। इसलिए विद्यार्थियों की शाखा यह अब रेगुलरली चलने में थोड़ा सा समस्या है। तो इसलिए वो जब चलेगा बहुत बड़ी संख्या में और नहीं है। और इन द कमिंग 2-3 months if the situation is okay, we don't know, if situation becomes normal, we are confident that not only we will regain our March 2020 situation, but we will be going ahead nearly 5 to 10%. But that is our calculation. However, it depends on the corona situation. तो अभी ऐसे हमारी स्थिति पूरे देश में है। इसलिए आने वाले 3 साल में संघ के 100 वर्ष होते होते इस प्रकार सभी मंडलों में हम कार्य करें। तो अभी 58,542 मंडल में हमारी शाखा है। खंड जो डेवलपमेंट ब्लॉक्स कहते हैं वह 6,495 ब्लॉक्स में खंड में अपने संघ के 5,505 में हमारे शाखाएं हैं, सो मेनी ब्लॉक्स। तो इसलिए इतने मंडल में और खंड में जो शाखा है इसको हम और कार्य विस्तार करते हुए 100% मंडल में यानी 58,000 मंडल में 2024-25 तक आने वाले 3 साल में हम पूर्ण करें। यह एक कार्य विस्तार की योजना हम बना रहे हैं संघ के कार्यक्रम से। उसके अनुकूल कार्यकर्ताओं के आवश्यक ओरिएंटेशन, प्रशिक्षण, ट्रेनिंग ये सब हमको करना है। इसकी भी हमने योजना बनाई। आने वाले दिनों में सामाजिक दृष्टि से बहुत सारे डायमेंशंस में संघ के कार्य को अभी जो चल रहा है उसको आगे बढ़ाना है। गो सेवा के परिवार प्रबोधन, फैमिली काउंसलिंग, कुटुंब प्रबोधन इसे हम कहते हैं, पर्यावरण, एनवायरमेंटल इश्यूज, उस दृष्टि से पेड़ लगाओ, पानी बचाओ और पॉलिथीन दूर करो। ये सिंपल नहीं है, इससे और भी अधिकाधिक करेंगे। सामाजिक समरसता की दृष्टि से सोशल हार्मनी एंड इक्वालिटी एंड जस्टिस, तो उस दृष्टि से सामाजिक समरसता हिंदू समाज के अंदर किसी प्रकार के अगड़ा पिछड़ा, छुआछूत, अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी, ये वो इस प्रकार के भेदभाव को उससे ऊपर उठकर समग्र हिंदू समाज के हित करने का एक कार्य। इसलिए सामाजिक समरसता के विभिन्न आयामों में कार्य करना है। ऐसे विभिन्न कार्य हमने हाथ में लिया है। इसमें और एक का जोड़ना है, वो है ग्राम विकास, रूरल डेवलपमेंट। मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र में एक प्रयोग अप्रैल 13 युगादि जो है वर्ष प्रतिपदा, उससे हम प्रारंभ करते हैं। बहुत सारे इस क्षेत्र में कार्य करने वाले विभिन्न एनजीओ, ऑर्गेनाइजेशंस, मठ मंदिर, वो भी सब मिलकर इसके निर्णय किए हैं। वो है भूमि सुपोषण, जमीन को सुपोषण करना, ज्यादा उसको फर्टाइल करना, उर्वरित करना। तो इसके लिए
उस दृष्टि से न्यूट्रिएंट्स कैसे बने। भूमि के आज कई कारणों से, पर्यावरण के कारण से और पानी के दृष्टि से एक भूमि में अपने सत्व कम होते जाता है, ये कई जगह पर अनुभव है। इसलिए भूमि सुपोषण करने के वैज्ञानिक तरीके को कृषि क्षेत्र के तज्ञ लोगों ने, अनुभवी लोगों ने इस विषय के बारे में प्रयोग करके देखा है। तो इसको एक सामाजिक अभियान के रहते गांव-गांव में चलाएं। लगभग 15-20 राज्यों में एक पायलट प्रोजेक्ट के नाते इस विषय को लेने का एक अभियान, एक कैंपेन अप्रैल 13 से प्रारंभ कर रहे हैं। तो इन सारे आयामों में गौ सेवा, ग्राम विकास, परिवार प्रबोधन, एनवायरमेंट, पर्यावरण की रक्षा, सामाजिक समरसता, ये सब समाज के परिवर्तन के कार्य को हम एक इम्पेटस देने के लिए, उनमें कई डायमेंशंस को कवर करने के लिए आने वाले 3 वर्ष विशेष रूप से प्रयत्न करने का एक प्लान हम बना रहे हैं। इसके साथ साथ भारत के एक नैरेटिव जो है, एक वैचारिक पक्ष है। भारत क्या है, भारत के संदेश क्या है, भारत के अतीत जो है, द पास्ट, द हेरिटेज ऑफ भारत, इट हैज अचीव्ड मेनी थिंग्स। लेकिन आधुनिक काल में उससे प्रेरणा लेनी चाहिए, उस अनुभव का सिविलाइजेशनल एक्सपीरियंस, सिविलाइजेशनल विजडम जो है भारत के, उस स्मृति को नकारने से काम नहीं करता। उसके आधार पर नए भारत का निर्माण, नई पीढ़ी के लिए आवश्यकता के अनुरूप उसको कैसे विकसित करना, इसके लिए भारत के नैरेटिव को सही दृष्टि में रखने का एक वैचारिक प्रबोधन, वैचारिक अभियान, इंटेलेक्चुअल कैंपेन, इंटेलेक्चुअल अवेयरनेस, इसको करने की भी आवश्यकता है। इसलिए समाज परिवर्तन के एक बड़ा आयाम और वैचारिक क्षेत्र में परिवर्तन लाने का एक बहुत बड़ा काम, ये दोनों करना है तो संगठन की शक्ति को बड़ा करना है। इस दृष्टि से हमारे कार्य आने वाले 3 वर्षों में करने के हमने विचार बनाए हैं। अभी हुआ जो कैंपेन है वो हमें इस कार्य को करने के लिए अद्भुत प्रेरणा दी। हमारे कार्यकर्ताओं के जो अनुभव है वह इस काम के लिए कार्य विस्तार, समाज परिवर्तन, वैचारिक प्रबोधन, इन तीनों कार्य के लिए एक प्रेरणा दिए हैं। उसको हम आने वाले दिनों में पूर्ण उपयोग करते हुए उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। तो प्रस्ताव आपके सम्मुख हैं, तो इस दोनों रेजोल्यूशन को आपके द्वारा समाज के लिए अवगत करा रहे हैं और संघ के कार्य के में आपके सहयोग भी हमेशा जैसे रहे, ऐसे फिर से एक बार अनुरोध करता हूँ। आपको कुछ पूछना है तो। दत्तात्रेय सर, मेरे पास 2 क्वेश्चन है आपके लिए। ये जब भी संघ का नाम लिया जाता है, दोनों पॉलिटिकल पार्टीज जो कंट्री में है अलग अलग तरीके से लेते हैं। एक राम मंदिर के विचार में हो या अलग कोई भी अलग समाज से जुड़ने की बात हो, कांग्रेस आपको क्रिटिसाइज करती आती है, दूसरी तरफ बीजेपी आपको सपोर्ट कर रही है, कहते हैं। राम मंदिर के विचार में भी वैसा ही हो रहा है क्या, ये जानना चाहते हैं। क्योंकि जब फंड्स कलेक्ट किया जा रहे थे तब तो कांग्रेस के नेता, सारे लीडर जो भी है, उन्होंने कह रहे थे कि जो पैसे नहीं देते उनके घर के ऊपर कुछ मार्क किया जा रहा है, स्टिकर लगाया जा रहा है, इस तरह से जो पैसे नहीं देते उनको ऐसा देखा जा रहा है। दूसरी तरफ मेरा दूसरा क्वेश्चन है, राहुल गांधी हो या दूसरे नेता हो कांग्रेस के अलग पार्टीज के, उन्होंने बार बार कहते हैं, ये दोहराते हैं कि राष्ट्र में जो पार्टी अब रूलिंग कर रही है उसका पूरा कंट्रोल नागपुर से होता है। तो हम क्या कहना चाहेंगे? दूसरे पत्र के मैं कुछ नहीं कहूंगा। देश में लोकतंत्र है, कहीं एक जगह से कंट्रोल होता है, ऐसे कहना कितना वो सरासर गलत है। कोई ऐसे कंट्रोल होता भी नहीं, और एक जगह से एक व्यक्ति से कंट्रोल होने के खिलाफ भी हम तो हमेशा संघर्ष करते रहे हैं। पहली बात जो है, अब राम मंदिर निर्माण यह कोई आरएसएस का किसी का नहीं है, पूरे देश का है। इसलिए मैंने कहा इतने लोग भारत में लाखों करोड़ों अरबों लोगों ने इस विषय पे समर्थन दिया, सब पार्टी के लोगों। अपने कार्यकर्ता जब गए थे पार्टी के बारे में नहीं पूछा, उल्टा हर दल के हर थे। और आई वुड लाइक टू
कीप ऑन रिकॉर्ड हियर, प्लीज ऑन रिकॉर्ड। सो कॉल्ड हिंदू सोसाइटी के अंदर ऐसे नहीं है, बहुत जगह पर अन्य रिलीजन्स के लोगों ने भी राम मंदिर निर्माण के लिए पूर्ण रूप से उन्होंने भी सहयोग किया है। इसलिए राम मंदिर का निर्माण किसी एक पार्टी के किसी एक का एजेंडा नहीं है। एक दूसरा, भारत के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लेना चाहिए, ऐसे इन सभी लोगों ने पहले भी कहा था। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने सर्वसम्मति से एक निर्णय दिया। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने ही एक न्यास बनाने के लिए सरकार को बताया एक पब्लिक ट्रस्ट क्रिएट करो फॉर द बिल्डिंग ऑफ राम टेम्पल। तो अब हमने सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा संविधान के हिसाब से जो हुआ है उसका समर्थन करने वाले गलत कर रहे हैं या उसको विरोध करने वाले कर रहे हैं, आप सोचिए। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वही कर रहे हैं। और इस देश में राम मंदिर निर्माण यह भारत के जनता के हजारों वर्षों के सैकड़ों वर्षों की एक आकांक्षा है, वो पूर्ण हो रहा है। इसमें समग्र भारत इसमें है। इसलिए इसमें विरोध जो करते हैं थोड़ा बहुत अपने राजनीतिक दृष्टि से करते होंगे, वो भी व्यक्तिगत रूप से जब बात करते हैं वो सब लोग क्या क्या कह रहे हैं हम सबको मालूम है, लेकिन हम उनके भी मजबूरी समझते हैं। वो ठीक है, कोई चिंता नहीं है, लेकिन राम सबको लेगा, सबको क्षमा भी करेगा। सर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो संगठन के रूप में प्रस्तुत करता रहा है, लेकिन यह सही है कि हमेशा ये कुछ राजनीतिक पार्टियों की निशाने पर भी रहा। पिछले 6 सालों में आपके ऊपर प्रहार बढ़े। जैसे कुछ उदाहरण दे दूं, उत्तराखंड के एक मुख्यमंत्री का एक विवाद बयान आता है महिला के जीन्स पहनने के ऊपर, और प्रियंका गांधी एक फोटो ट्वीट करती हैं जिसमें प्रधानमंत्री और नितिन गडकरी पुराने गणवेश में नजर आते हैं और कटाक्ष किया जाता है कि अरे इनके टखने नजर आते। एक, अगर कहीं अतिक्रमण हटाया जा रहा है सड़कों के ऊपर से उत्तर प्रदेश में, तो भी इसी तरह के कहा जाता है कि ये वहां से संचालित हो रहे हैं। या गुड़गांव के अंदर में मंगलवार को मीट की दुकानें बंद रहेंगी, तो माना जाता है कि ये कहीं ना कहीं आरएसएस से प्रेरित है। इस तरह के जब आपके ऊपर कटाक्ष होते हैं, ये प्रहार होते हैं, उनको आरएसएस किस तरह से लेती है और किस तरह से वो उनके ऊपर में प्रतिक्रिया देना है? ये सभी घटनाएं अलग अलग है और जिनके नाम आपने लिया है वो अपने क्षेत्र में इन चीजों को उत्तर देने के लिए वो सक्षम है, वही देंगे। संघ के प्रेरणा से ये सब होता है, ऐसे नहीं। संघ ने जो कहना है संघ के मंच से हम कह रहे हैं, मैं कहता हूं या संघ के शासकदारी कहते हैं। हमने संघ के जो विचार है संघ के मंच से, संघ के बैठक से, प्रस्ताव से, संघ के साहित्य से हम कह रहे हैं एक। और बाकी लोग जो कह रहे हैं अपने अपने मत हो सकते हैं, समाज में सभी मत व्यक्त करने के हैं, और वो मत ठीक है कि नहीं वो उनसे प्रश्न पूछकर उनको उसका जवाब दें। लेकिन हर चीज के लिए जो भी अर्थ होता है ये आरएसएस से प्रेरित है, ये जोड़ने की कोई कारण नहीं है, क्योंकि आरएसएस के प्रेरणा से जो कर रहे हैं हम पब्लिकली कर रहे हैं, सब लोग जानते हैं। और समाज के दृष्टि से जो कार्य हम कर रहे हैं संघ के बारे में लोगों को भी मालूम है। इसलिए आपने जिस चीजों के उल्लेख किया इसके बारे में मुझे कहने की जरूरत नहीं, वो उत्तर देंगे, उनका अभिप्राय हो सकता है। ಪೇಜಾ ಶ್ರೀಗಳು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ ಬೇರೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ನೋಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಎಂಡಾರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್ ಪೇಜಾ ಶ್ರೀಗಳ ಹೇಳಿಕೆ? ಪೇಜಾ ಶ್ರೀಗಳು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಪುನಃ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ನೋಡ್ಬೇಕು, ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ. ಪೇಜಾ ಶ್ರೀಗಳು ಹೇಳಿದ್ದ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಂಘದವರು ಮತ್ತು ಪೇಜಾವರ ಶ್ರೀಗಳೇ, ಪೇಜಾವರ ವಿಶೇಷ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮಿಗಳೇ ಅವರ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದನೇ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಅವರೇ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಆಯಾಮಗಳು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ದೂರ ಹಾಕಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಅವ್ರ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಮ್ಗೆ ಅದೇ ಪ್ರೇರಣೆ, ಸಂಘವು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಪೇಜಾವರ ಶ್ರೀಗಳು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಬಂದ ವಾಕ್ಯ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ನಾನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಸಿಂಧು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ, ಜಾತಿ ಆಧಾರಿತ ವಿಷಮತೆ, ಭೇದ ಭಾವ, ಮೇಲು ಕೀಳು ಇದನ್ನ ಯಾರು ಪಾಲಿಸಬಾರದು
ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಈ ರೀತಿಯ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಆಚರಣೆ ದೂರ ಆಗಬೇಕು. ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘದ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿಲುವು. ಸಮಾಜದ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸರಿಪಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸಮಾಜದ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಹುದು, ಅದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ. ಅದು ಸಂಘದ ದೃಷ್ಟಿ ಇದೆ. ದಲಿತ ವಿವಾಹ ನಾ ಹೇಳಿದೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದೆಂದು ಈ ರೀತಿ ಈ ಜಾತಿಯಿಂದ ಆ ಜಾತಿ ಸಂಘ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾತಿ ವಿವಾಹ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಈ ಜಾತಿಯನ್ನು ಆ ರೀತಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. सर अगर हम देखें पिछले एक साल में तो काफी कुछ बातें जो हुई लव जिहाद को लेकर हुई। तो पहला सवाल है कि लव जिहाद को लेकर संघ का क्या कहना है, और दूसरी बात है रिजर्वेशन को लेकर। काफी लोग जो है अगर हम बैकवर्ड क्लासेस की करें, शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड क्लास को लेकर जो रिजर्वेशन की बात हुई, इन दोनों पर सर क्या प्रतिक्रिया सर? संविधान में जिस प्रकार के आरक्षण की बात कही गई है वह यथावत रहने चाहिए। यह राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने प्रस्ताव पारित करके समय समय पर अपने बयान से वक्तव्य से ने कहा है। एक संविधान में जो बताया है, जब तक समाज में इस प्रकार के आचरण व्यवहार अस्पृश्यता बाकी रहेगा, जब तक किसी न किसी प्रकार की पिछड़ापन रहेगा, और जब तक उस समुदाय के लोगों को इसकी आवश्यकता लगती है, तब तक का ये रहेगा। यह संघ ने पहले से कहा है। इसलिए रिजर्वेशन के बारे में ये विचार हमारा स्पष्ट है। लव जिहाद के संदर्भ में कोर्ट ने, केरल के, असम के कोर्ट ने ही इस शब्द का उपयोग किया, लव जिहाद का। तो लव जिहाद शब्द हमने तो नहीं कहा है। और किसी भी प्रकार के धोखाबाजी से विवाह करके मतांतरण करने के लिए, धर्मांतरण करने के लिए या मिसयूज करने के लिए लड़कियों के, या यहां से दूसरे देश में ले जाने के लिए, ऐसे कई प्रकार के हो सकते हैं धोखेबाजी। किसी भी प्रकार के फ्रॉडुलेंट मेथड से फॉर रॉन्ग पर्पसेस शादी होकर बाद में उनके साथ जो अन्याय होता है, इन सारे विषयों का समाज भर्त्सना करनी चाहिए, इसको विरोध करना चाहिए। इसके लिए कुछ राज्यों ने कानून भी बनाने के लिए आया, हम इसका समर्थन। किसी एक रिलीजन और रिलीजन नहीं, कहीं भी होता है, इसका विरोध होता है। सर आप लंबे समय से एबीवीपी के साथ जुड़े रहे और आपको युवा शक्ति की पहचान शायद बेहतर है, तो आप युवाओं के लिए क्या विजन है आपका? क्या ये माना जाए कि संघ अपनी एक जो छवि है, जिस तरह से पॉलिटिकल सर्कल से माना जाता है कि रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन बनता जा रहा है, तो इसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं, और इसमें यूथ का क्या रोल रहेगा? पहले जी संघ को रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन कोई कह नहीं रहा है। इट्स ए नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग 24 आवर्स फॉर द नेशंस बेटरमेंट एंड फॉर द एंटायर ह्यूमैनिटी। बार बार मैं कहता हूं क्योंकि वो भारत का विचार वही है। दूसरा, युवाओं की संख्या बढ़ती जा रही है, इस कार्य के लिए आने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है, फुल टाइम लेकर संघ बनने वाले पढ़े लिखे लोग बने, इसलिए युवाओं के मन में ये है, ये मेरा तो अनुभव नहीं है, संघ में किसी का अनुभव नहीं है। हम तो देखते हैं संघ के विभिन्न प्रकार के सेवा कार्य के लिए, समाज के कार्य के लिए या वैचारिक काम के लिए, जिस प्रकार मैंने बताया, इसके लिए कार्य करने के लिए बड़ी संख्या में नौजवान आ रहे हैं। भारत में एक रीबर्थ के एक जबरदस्त एक भावना उठ गई है, तो इसलिए संघ इस कार्य में आगे बढ़ रहा है। युवा का क्या करना चाहिए? युवा भारत को, हम जो कहते हैं परम वैभव, भारत को ऐसे एक देश सर्व दृष्टि से संपन्न, शक्तिशाली, स्वाभिमानी, सामर्थ्य, संपद भरित ऐसे एक देश बनाना है, और दुनिया में इट शुड ऑक्यूपाई ए कवेटेबल प्लेस इन द कम्युनिटी ऑफ नेशंस एंड देयरबाय सर्व द ह्यूमैनिटी। इसलिए विवेकानंद ने जो एक दिया था, आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, अपने विकास के लिए और जगत के हित के लिए। आई थिंक दैट इज द आइडियल फॉर द यूथ। So the question is that the RSS has had different views from a sister organization, the BJP, in the past. Will that point of view be continued even in the difference of opinion in what? Difference of opinion on
on various aspects, like say be it the labor law. There was, some of the affiliated organizations had opposed the labor law, which the BJP had promulgated. So I was just wondering whether the RSS still has the rigor to challenge the BJP when it comes to things which matter. Do you still have it? From time to time, issue to issue, to situations to situation, the RSS take the decision. I cannot say whether we are going to oppose or support. It is issue based. On a particular issue, if the RSS considers things that this is the best thing for the nation, then we express our feelings and our views and our opinions. So, whether it is against this or for this, either that we feel, collectively we think, come to a conclusion, and that we express. And that this practice will continue in future also. Because I cannot say on particular issue what RSS thinks now. Because if there is a particular issue, then we will take decision accordingly. I'm asking this because the general talk is that you are very close to Ma'am, the we are running out of Prime time. Minister. You are very close to the Prime Minister, so you may not oppose his decision. Is that true? Thank you. That is what the President said. I don't know. All are true. Prime Minister talks to everybody through his Mann Ki Baat. Thank you all for coming. धन्यवाद. Very, very thankful to you, grateful to you. आप सबके सहयोग के कारण हम लोग समय समय पर हमारे चिंतन को भी और प्रेषण करते हैं, तो इसलिए आप लोगों